जय हिंद साथियों, आपकी नज़र इस वीडियो पर पड़ी है और आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो आपकी किस्मत साथियों बहुत अच्छी है, क्योंकि आज की ये एकमात्र वीडियो आपकी परीक्षा पर साथियों भारी पड़ेगी। मैं कहूंगा यहां से डिक्टो हूबहू बहुत सारे सवाल आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो ये क्लास बहुत मेहनत के बाद साथियों तैयार की जा रही है। बहुत सारा कंटेंट इसमें मैंने आपको दिया है जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हिंदी के पूरे 20 सवाल, जिसमें से कुछ नहीं साथियों 13 से 14 क्वेश्चन आपको पहले से आते होना चाहिए, ठीक है ना, या करने की कोशिश आप लोग करना। उसके अलावा जीके की अगर बात करें तो 11 से 12 सवाल बिल्कुल सही करने की कोशिश करना, और रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर आपको आना चाहिए और मैथ में एक अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए। तो कुल मिला कि ये बिल्कुल पेपर वाला मैंने पैटर्न रखा है, इसलिए आप इन सारे के सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो ये सारा कंटेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मैं तैयार करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेना का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो सेना का पर्यायवाची सिंधु ललित मंद नहीं होता है, दल होता है। सेना का पर्यायवाची दल होगा। उसके बाद देखिए, सीमा ने रोहिणी से कहा कि थकान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, बचपन के नाते या इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, या गुस्से के नाते। तो मैं कहूंगा इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जलमार्ग का साथों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, जल का विलोम जैसे कि कहते नहीं है जल मार्ग, तो थल मार्ग हो जाएगा, है ना। तो जलमार्ग का विलोम क्या हो जाएगा, थल मार्ग हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी वाला शब्द बताइए। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। इसमें दिक्कत पता कहां पर लग रही है, यहां पर दिख लग रही है। तो कल्याण कल्याण नहीं होता है साथियों, कल्याण शब्द होता है। तो कुल मिला के कौन से शब्द की वर्तनी गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाले की वर्तनी गलत है, और यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कहा आपसे जा रहे जो कुछ वो जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही हैं। तो स्वभाव से ही है, क्या है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते कंजूस है या उदार है या कर्मठ है या कठोर है, तो मैं कहूंगा उदार है। उदार यहां पर आना चाहिए, कंजूस आएगा नहीं। कर्मठ से क्या मतलब, कठोर भी नहीं आना चाहिए, तो उदार शब्द ही यहां पर आएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है, एक बार आप लोग बता दीजिए। बुरे काम करने का बुरा फल ही मिलता है, ये होगा। एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में उलझ जाना, ये होगा। किसी के साथ साझा करना अच्छा नहीं होता, या अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी उलझन में फंस जाने को ही कहा जाता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उत्तिष्ठ ले रहा था, यह होगा। या उच्छ्वास ले रहा था, या ऊपरी ले रहा था, या यत ले रहा था। यानी कि इस खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा, फटाफट साथियों बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करें, उच्छ्वास आना चाहिए, यानी कि उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वो जोर जोर से उच्छ्वास ले रहा था, यह होना चाहिए। अगला देखिए, कहा जा रहा है युग युगांतर से। तो युग युगांतर की अगर बात करते हैं साथ, तो इसके लिए आप बताइए क्या यहां पर एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको प्राचीन काल से, है ना, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो युग युगांतर का मतलब हम लोग कहते हैं साथियों प्राचीन काल से, यानी कि बहुत पुराने समय से। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। कहने कि ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। ना निष्फल होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। सटीक तो नहीं होगा, निश्चित भी नहीं होगा। निश्चित होगा क्या साथियों, नहीं, अमोघ हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है साथियों, ना निष्फल होने वाले के लिए एक शब्द जो होगा वो अमोघ होगा, और अमोघ आपका जवाब हो जाएगा। कहने के नेताजी से अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा रखे हैं। अब अंगरखा की जहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें तो अंगरखा तो यहां पर नहीं आना चाहिए। अंगरखा की जगह पर क्या आ सकता है यह आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ब्रैकेट में दे रखा है। अगम आएगा, अहेर आएगा, अऊ आएगा, नहीं, अंगरक्षक आएगा यहां पर। नेताजी से अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरक्षक रखे, यानी कि नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरक्षक रखे हैं, यह होना चाहिए था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि थकान उसकी मदद करनी चाहिए, बचपन इंसानियत से। तो मैं कहूंगा सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते उसे उसकी मदद करनी चाहिए, यह होना चाहिए। तो यहां पर भी कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल अभी हम लोग कर चुके हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। कहने कि जो संविधान के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको कानूनी नियमानुकूल अवैध कहेंगे, उसको संवैधानिक कहा जाएगा। जो संविधान के अनुकूल हो उसको साथियों संवैधानिक कहा जाएगा, और जो कानून के अनुकूल हो उसको कानूनी कहा जाएगा। जो नियम के अनुकूल होता है उसको नियमानुकूल कहा जाता है, और जो गैर कानूनी होता है उसको अवैध कहते हैं।
दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। कहा जा रहा है कि यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। इसमें दिक्कत पता कहां पर है, ये काम 4 आदमी का नहीं 4 आदमियों का है, ये होना चाहिए था। दिक्कत कहां पर है साथियों, 4 आदमी नहीं बल्कि 4 आदमियों का ये होना चाहिए था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, सीता माता का नाम जानकी भी है, सीता माता का नाम लौकिक भी है, कोयल भी है या मन भावन भी है। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा, क्योंकि सीता माता का नाम जानकी भी है, ये होना चाहिए था। अगला देखिए, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या होता है एक बार आप लोग बता दीजिए। तो गुणहीन व्यक्तियों से कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है, ये होगा नहीं। जहां रहो वहां के रिवाज के अनुसार रहो, नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ये बिल्कुल सही है साथियों। अपनी करनी पार उतरनी यानी कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। उसके बाद देखिए, गुलाब के फूल में बहुत से होते हैं, तो कांटे होते हैं, यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है साथियों। और उसके बाद आपको बताना है क्या आएगा, बताइए। यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो इसका एक पर्यायवाची यहां पर आएगा। तो कांटे का पर्यायवाची इसमें से पता क्या होता है साथियों, शूल को कहते हैं हम लोग कांटे। तो गुलाब के फूल में बहुत से शूल होते हैं, ये भी हो जाएगा, और कांटे हैं ये भी होते हो जाएगा। छलनी कर डालना, इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो रौनक होना नहीं, मन में वैराग होना नहीं, शोक विहल कर देना, बिल्कुल छलनी कर देना यानी कि शोक विहल कर देना। आंसर आपका सी होगा। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो गलत वर्तनी आपसे पूछी जा रही साथियों। देखिए, ये संपत्ति लिखा हुआ है, संपत्ति नहीं, संपत्ति आपकी ऐसे लिखा जाता है जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी कि आधुनिक आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो आधुनिक का विलोम साथियों क्या होता है, आधुनिक का विलोम पौराणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, आप सभी को यहां से जाने के लिए कहा गया। अब कहा जा रहा है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम का सही विकल्प है, यानी कि इसका तत्सम आपको बताना है। आ तो जाएगा ये यहां पर, आप सभी को यहां से जाने के लिए कहा गया, लेकिन इसका तत्सम क्या होगा वो बताइए। तो अत्र इसका साथों तत्सम हो जाएगा। यहां का विलोम, यहां का तत्सम क्या होता है, अत्र होता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। अब देखिए 20 सवाल हो चुके हैं, आपके जीके जीएस के सवाल स्टार्ट है यहां से। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया, क्यों, क्योंकि चौरी चौरा घटना की वजह से साथियों, बिल्कुल चौरी चौरा घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, तो कब, अगर बात करें 1939 में, तो ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू ही 1939 से हुआ था। 1941 में साथियों अमेरिका ने प्रवेश किया था। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, पंचशील का नारा किससे संबंधित है साथियों बताइए। तो पंचशील का नारा की अगर बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। क्या पंचशील का नारा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो किन की बात चल रही है साथियों, वीपी सिंह की बात चल रही है। आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो वीपी सिंह होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद, मैं कहूंगा अनुच्छेद 14। आंसर आपका भी है। अगला देखिए, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, तो क्या आपका जवाब हो सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो किन 2 राज्यों की बात चल रही है, मैं कहूँगा केरल और तमिलनाडु की बात चल रही है, क्योंकि ये 2 राज्य केरल और तमिलनाडु पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है साथियों बताइए, तो मैं कहूँगा जो चेन्नई बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी, तो तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी, मैं कहूंगा पीली क्रांति की बात चल रही है। पीली क्रांति आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। साथ ही उसके बाद देखिए, भारत में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है, तो अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है ये आपको यहां पर बताना है। तो अगर हम सेवा कर की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी सारे प्रत्यक्ष कर हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 1 करोड़ से अधिक नहीं होता, ये होना चाहिए, या 10 करोड़ से अधिक नहीं होता, 15 या 25, मैं कहूंगा 25 करोड़ से अधिक नहीं होता, ये आपका जवाब होगा। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार की बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्निहित बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है। साथियों, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, रोजगार के अवसरों की कमी की सही व्याख्या क्या है? तो रोजगार के अवसरों की कमी की अगर हम बात करें कि किसको कहा जाता है, मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती, उसको थोड़ी ना कहते हैं अवसरों की कमी रोजगार के। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर सके, बिल्कुल साथियों, जितना काम करना वो चाहता है उससे उतना काम उसको मिल नहीं पाता, इसको कहा जाता है रोजगार के अवसरों की कमी। इसलिए सही जवाब आपका भी होगा। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया गया है? तो कितने माप से अधिक, मैं कहूंगा 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि है तो उसको शोर कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। साधारण बातचीत है तो 30 से 40 डेसिबल, थोड़ी सी जोर से बात है तो 50 से 60 डेसिबल, ट्रैक्टर वगैरह आवाज है ना, तो वो तो फिर वो 100 डेसिबल के आसपास चली जाती है, और अगर सायरन वाली जो आवाज होती है वो लगभग 120 डेसिबल तक चली जाती है। उसके बाद देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये केवल पानी के हिमांक को कम करता है, ये केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, ये पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, चीन देश जो है ना दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है। अगला देखिए, किंग कप इंटरनेशनल ओपन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो साथियों, कहां पर किया जाएगा? शेंझन में किया जाएगा। तो शेंझन आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहां 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो कहां पर साथियों शुरू की है? मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य में शुरू की है, तो कर्नाटक आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एस परमेश, और ये साथियों भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख बन चुके हैं। साथियों, 40 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए हिंदी के, और साथियों यहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर के। अब साथियों कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग के, जहां से आपके बहुत शानदार साथियों कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। चलिए, तो इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी देखिए और आप अपनी रीजनिंग को भी साथियों मजबूत कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि सबसे पहले 176 है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है, और उसके बाद 882 ही आना चाहिए, और फिर साथियों 785, और फिर 688, और उसके बाद 591 आएगा। तो इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हम 882 से 785 पर जाएं तो कितने घटाए गए हैं साथियों? अगर बात करें 7 और 9 97 घटाए हैं। अच्छा, यहां पर भी साथियों वही 97 घटाएगा, और यहां पर भी 97 घटाए गए हैं, तो यहां पर भी 97 घटाए जाएंगे। तो अगर 1076 में से आप 97 घटाते हैं तो कितना बचता है? तो साथियों 9 7 9 है ना, तो 979 बचता है, और यहां पर भी वही 97 ही घटेगा। तो कुल मिला के 979 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि SWA से UYC बन गया है, तो FJN से कौन से 3 लेटर यहां पर बनाए जा सकते हैं? देखिए, S से यहां पर U हुआ है तो एक बड़ा है या दो बड़े हैं साथ? S 19 पर होता है, U 21 पर होता है। W से Y हुआ है तो यहां पर भी कितने बड़े हैं? 2 बड़े हैं, और A से C हुआ है 2 बड़े। अब इसमें भी 2 बड़ा, ये F होता है 6 पर, 2 बड़ा हो गए 8 हो जाएगा, 8 पर होता है H। उसके बाद साथियों यहां पर आ जाएगा L, क्योंकि J से 2 बड़ा हो गए L आएगा, और N से 2 बड़ा हो गए तो साथियों P आएगा। तो HLP कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और 1 से 2 क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं नंबर सीरीज के। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 242, उसके बाद है साथियों 264, और उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और फिर 308 आएगा, और फिर 330, और फिर साथियों 352। तो यहां पर आप कैसे कर सकते हो ये एक बार मुझे बताइए। 242 से 264 हुआ है तो कितना बढ़ाया गया है? तो साथियों 22 बढ़ाया गया है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें तब भी 22 बढ़ाया गया, और यहां पर भी 22 ही बढ़ाया गया है। तो यहां पर भी साथियों 22 बढ़ाया जाएगा। 264 और 22 कितना होता है? 4 2 6 6 2 8 और 2, यानी कि 286 होता है। तो 286 तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।
नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। देखिए अब हमें यहां पर पता ऑप्शन की मदद से आंसर तक हमें पहुंचना होगा, और कभी भी अगर ऑप्शन की मदद से हम आंसर तक पहुंचते हैं तो ऑप्शन नंबर डी से स्टार्टिंग हम करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है साथियों, देखिए गुणा की जगह पर प्लस लिख दो और प्लस की जगह पर गुणा लिख दो। 4 आए तो 4 की जगह पर 5 लिख दो, 5 की जगह पर 4 लिख दो। अगर फिर इसको कैलकुलेट करने पर 17 आ जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले नंबर लिख लो। देखिए 5 है तो 5 की जगह पर 4 आ जाएगा, 7 है तो 7 का 7 रहेगा, और 4 आ गया है तो 4 की जगह पर 7 तो 5 आ जाएगा, 8 का 8 रहेगा और 2 का 2 रहेगा। अब इसको देख लो, माइनस है, देखिए गुणा की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुणा, तो माइनस का माइनस रहेगा, गुणा आ गया, गुणा की जगह पर साथियों प्लस रहेगा, और प्लस आ गया, प्लस की जगह पर गुणा रहेगा, और भाग आ गया, भाग का तो भाग रहेगा। इसको अगर कैलकुलेट किया और 17 आ गया तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 17 नहीं आया, कुछ और आया, तो फिर ऑप्शन नंबर सी वाले को हम चेक करेंगे, फिर बी वाले को करेंगे, ऐसे करते रहेंगे। 2 से 8 को कट करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20 प्लस इधर 7 माइनस 4 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा साथियों, 4 में से 7 जा नहीं सकता तो जो आएगा वो माइनस का जाएगा, यानी कि 3 प्लस 20 हो जाएगा बराबर आपका 17 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 20 में से 3 जाएगा तो 17 बचेगा, प्लस का ही 17 बचेगा, तो 17 बराबर 17 हो चुका है, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना काम करना है कि ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये आपको अगर दर्पण में आप देखेंगे तो ये कैसी आकृति साथियों आपको दिखेगी। देखिए मुझे इतना तो पता है कि अगर ये दर्पण में दिखेगी तो यहां पर जो लाइनिंग है वही लाइनिंग साथियों कहां पर, यहां पर भी होगी, पहली बात तो इतनी तय है। अच्छा ये लाइन देखिए यहां पर है तो यहां पर ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है ना। उसी प्रकार साथियों अगर हम बात करते ये लाइन जो ऐसे यहां पर है, ये लाइन जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। अच्छा ये ऐसे यहां पर नहीं बनी हुई है, ठीक है, और यहां पर भी नहीं बनी हुई है, यहां पर बनी है और यहां पर बनी है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये दर्पण में इधर वाली जो आकृति है ये आ जाएगी इधर को, ठीक है ना, तो ये जब इधर को आ जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी साथियों, इस प्रकार से, और इसकी लाइनें ऐसे हैं तो इसकी लाइनें जो हो जाएंगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, इस प्रकार से हो जाएंगी, है ना। अब देखिए क्या ये यहां पर है, नहीं ये यहां पर है, लाइनें यहां ऐसे बनी और यहां पर ऐसे बनी है, तो कुल मिला के ये आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि 7 लड़कियां हैं PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठी है जिस क्रम में यहां पर लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि QR दोनों की निकटतम पड़ोसी है P, ठीक है। S ना तो R और ना ही T की निकटतम पड़ोसी है, T और U दोनों की निकटतम पड़ोसी है, T और U यहां पर अगर बात करें क्या लिखा होना चाहिए, T और U दोनों की निकटतम पड़ोसी V है, तो यहां पर साथियों V आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूं, चलिए, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं, कह रहे हैं कि V जो है ना ये S के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी, S U की निकटतम पड़ोसी, R के ठीक है बाईं ओर कौन बैठी। तो सबसे पहले साथियों 7 लड़कियां हैं तो 7 लड़कियों की जगह बना लो, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ तो यहां पर 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहां पर एक लाइन कही गई थी कि VS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। पूरे सवाल में से सिर्फ हम इसी लाइन को ही सबसे पहले करेंगे। क्यों करेंगे, अरे भाई यहां पर लिखा, अब किसी लाइन करने की कोई वजह नहीं है ना। QR दोनों के निकटतम पड़ोसी P है, अब क्या पता P किधर आए, है ना, P क्या या Q क्या पता किधर आए, Q आ गया है, R आ गया, तो कंफ्यूजन इसमें भी कंफ्यूजन, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर V है तो S को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए S को हमने यहां पर बैठा दिया, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, S का दायां किधर होगा, इधर होगा। S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है V, तो V साथ तो यहां पर बैठ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र के बाहर मुंह करके बैठी हुई है तो S अगर इधर है तो फिर S का दायां जो होगा वो इधर को होगा, यानी कि V साथ तो यहां पर आ जाएंगी। अब उसके बाद आपको वो लाइन सॉल्व करना है जिसमें S या V कोई एक है, तो S या V की अगर बात करें, QR दोनों की निकटतम पड़ोसी P है, S ना तो R और ना ही T की निकटतम पड़ोसी है। S जो है ना, यानी कि ना तो यहां पर R बैठेगा और ना ही यहां पर T बैठेगा।
टी और यू दोनों के निकटतम पड़ोसी वी है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हमें रिस्क लेना पड़ेगा। टी और यू दोनों के निकटतम पड़ोसी वी है, तो अगर मान लीजिए टी हमने यहां पर बना दिया और यू हमने यहां पर बना दिया, देखिए ये लाइन पूरी हो गई। टी और यू की निकटतम पड़ोसी वी है, टी और यू की निकटतम पड़ोसी वी है, हो चुका है ये। उसके बाद आपसे कहा जा रहा था कि एस जो है ना तो आर और ना ही टी की निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर या तो यहां पर या तो यहां पर आएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि एस यू की निकटतम पड़ोसी है। एस जो है ना यू की निकटतम पड़ोसी है, ये भी हो चुका है। आर के ठीक बाईं ओर कौन है, आर के ठीक बाईं ओर कौन है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। एक बार फिर से सवाल को पढ़िए अगर दिक्कत आ रही है। क्यू और आर दोनों के निकटतम पड़ोसी पी है, तो क्यू और आर की अगर हम लोग यहां पर बात करें, अब देखिए क्यू और आर के निकटतम पड़ोसी P है, तो P यहां पर बनेगी और Q यहां पर बन सकता है, Q यहां पर भी बन सकता है, R यहां पर, यानी कि Q R इन दोनों की जगह पर आएंगे। और यहां पर एक बात कही गई थी कि S ना तो R का निकटतम पड़ोसी, यानी कि यहां पर R नहीं बैठेगा, फिर यहां पर R बैठेगा और फिर यहां पर Q बैठेगा। तो देखिए वही बात हो गई कि P जो है ना Q और R का निकटतम पड़ोसी है। तो सवाल में आपसे पूछा था R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, देखिए सीरियल से सब बैठा दिए, SUV T और उसके बाद R और उसके बाद P और फिर Q, है ना। सवाल पूछा जा रहा है R के ठीक बाईं ओर कौन है, R कहां पर है, R यहां पर है। R का बायां क्या होगा, R का बायां साथी तो यही T ही तो होगा। तो T कहां पर लिखा हुआ है, T आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। 12 गुणा 3 माइनस 4 है ना, और ये भाग होगा, फिर भाग 2 प्लस 41 बराबर 7। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित सही समीकरण जो है ना वो सही हो जाएगा, है ना। यहां पर भी हम डी से ही चलते, जब कभी भी अगर हमें ऑप्शन से सही करना है डी से हम चलेंगे, आंसर हमें जल्दी मिल जाएगा। तो 12 की जगह पर 41, 41 की जगह पर 12 अगर आप करते हैं तो देखिए क्या हमें 7 मिलता है। तो 12 है, 12 की जगह पर 41 आ जाएगा, गुणा 3 माइनस 4 और भाग और 2 प्लस 41 है, 41 की जगह पर बाहर आ जाएगा। क्या 7 यहां पर आ सकता है, इसको कैलकुलेट करके देखिए ये आ जाएगा आपका, गुणा होगा ना 3 एकम 3, 3 चौक 12 माइनस यहां पर 2 आ जाएगा प्लस आपका 12। क्या 123 में से 2 घटेगा, 12 जुड़ेगा, 7 आएगा, किसी कीमत पर नहीं आ सकता, तो इसको सातु हटा दीजिए, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखिए जरा सी वाले को चेक करिए, 7 की जगह पर 41, 41 की जगह पर 7, तो 12, 12 का 12 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, माइनस 4 का 4 रहेगा, है ना। भाग और भाग के साथ उसके बाद 2 रहेगा और प्लस 41 की जगह पर 7 रहेगा, और 7 है तो यहां पर 41 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके बताइए, देखिए 12 3 कितना हो जाएगा 36, माइनस इसको करोगे 2 आ जाएगा, प्लस आपका 7 आ जाएगा, बराबर 41 आना चाहिए। 36 में से 2 बचेगा, 34 घटेगा, 34 आएगा, प्लस आपका 7 आ जाएगा, 41 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये भी तो 7 तो 41 होता है, और अगर बात करते ये भी 41 होता है, यानी कि 41 बराबर 41 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी की मदद से आया है। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है अगर आप ये दर्पण में देखेंगे तो ये कुछ कैसा दिखाई देगा, आपको बताने। देखिए यहां पर अगर बात करें तो देखिए ये सबसे पहले लाइन ऐसे आई है, तो ये जो दर्पण में दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है ना। तो अब आप यही देख लीजिए ऐसी लाइन कहां पर दिख रही है, क्या यहां पर दिख रही है, मैं कहूंगा नहीं। ऊपर को दिखेगी, ये तो नीचे को दिख रही है, यहां पर दिख रही, यहां तो इधर को दिख रही है ये वाली, तो ये नहीं हो सकता। यहां पर ऐसे दिख रहे नहीं, सिर्फ यहां पर जो लाइन है वही लाइन साथ तो यहां पर है। तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जैसा बना हुआ ये आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, और ये 2 सवाल साथियों लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टाइप के सवाल को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। कहा जा रहा है कि सभी पहिए साइकिल हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये पहिए हो गए और ये सभी पहिए जो है ना ये साइकिल हो गए, सभी पहिए साइकिल हो गए करके कुछ साइकिलें टब है, तो मान लेते इतनी साइकिलें क्या हो गई, इतनी साइकिलों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टब हो गई, ठीक है। इतनी साइकिलें यहाँ पर टब हो गई, कुछ साइकिलें। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। निष्कर्ष को देखिए करके सभी टब पहिए, देखिए सभी टब पहिए कैसे हो सकते हैं, कुछ टब
भी पहिए नहीं हो सकते, क्योंकि टब ये हैं और पहिए ये हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी साइकिल टब हैं, सभी साइकिल टब है, गलत है। अगर ये होता कुछ साइकिल टब हैं तो हम मान लेते, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। सभी साइकिल पहिए, सभी साइकिल पहिए नहीं है, कुछ साइकिलें पहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब इस टाइप के इस सवाल की अगर बात करें, ये आप कैसे करोगे फटाफट एक बार मुझे आप लोग बताइए। देखिए इनको आपको क्रम में व्यवस्थित करना होता है, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे होते हैं ना शब्द, जैसे कि सबसे पहले डी डी वाले, फिर उसके बाद जो जिसमें डी ई है ऐसे करके लिखे होते हैं, डी ए वाले, है ना। तो देखिए अगर यहां पर अगर बात करें तो आपको एक चीज यहां पर दिख रही होगी सबसे कॉमन, डी ई सी ए यहां पर है, डी ई सी ए यहां पर है, डी ई सी ए यहां पर है और डी ई सी ए यहां पर भी है और यहां पर भी। तो अभी हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा डिक्शनरी में पहले आएगा, लेकिन अब हम सातों जरूर पता लगा सकते हैं कि देखिए यहां पर ए है तो यहां पर एन है और यहां पर साथियों क्या है, यहां पर एम है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ये वाला आएगा, यानी कि 2 वाला पहले आएगा 1 वाले से। अब यहां पर डी है, ये तो फिर तो 2 से भी पहले आ जाएगा 3 वाला, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर जी है तो जी वाला नहीं, पहले डी वाला आएगा, और यहां पर वाई है तो ये तो बाद में ही आएगा। तो सबसे पहले 3 वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद साथियों 4 वाला आ जाएगा, ये वाला जिसमें जी है। उसके बाद साथियों फिर आपका एम वाला आएगा और फिर ये एन वाला आएगा। तो फिर उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, बचा 5, उसके बाद 5 आएगा। यानी कि 342 और 15 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इन क्वेश्चंस को देखिए और बताइए आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे यहां पर साथियों क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि यदि कुछ मोबाइलों के 75%, बहुत ध्यान से इस सवाल को साथियों आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे। आपसे कहा जा रहा है यदि कुल मोबाइलों के, कुल मोबाइल कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं, 100 ही मानेंगे ना। तो कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है, और जो शेष मोबाइल बचे हैं, जब 100 मोबाइल हैं तो उसमें से 75% को बेच दिया जाता है जैसे भी, तो शेष मोबाइल कितने बचेंगे? 25% बचेंगे, और उन 25% को 30% के लाभ पर बेच दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि भाई साहब हानि होगी, लाभ होगा, हानि होगी तो कितनी होगी, लाभ होगा तो कितना होगा। देखिए मान लेते हैं 100 कुल मिला के मोबाइल, इनका 75% कितना बनेगा? तो 75 बनेगा, यानी कि इन 75 को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। तो देखिए जरा इसका 20% आखिर कितना होगा। उसके बाद कहा जा रहा है शेष मोबाइल, 75% यहां कवर हो गया, शेष मोबाइल कितने बचेंगे? 25% बचेंगे। इन 25% को 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है। तो अगर बात करते हैं यहां से अगर सातों कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यानी कि 15। 75% मोबाइल पर 20% की हानि की अगर बात करें तो 15 मोबाइल बने, और यहां पर अगर सातों बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो आपका यह आ जाएगा 4 सत्ते 28, है ना, और 4 पंजे आपका 20 पॉइंट लग के, तो यहां पर 7.5 आ जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथों यहां पर हानि हो रही है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर बात करते हैं साथों क्योंकि हानि ही होगी भाई साहब, है ना, ये हानि ही होगी। तो 15 में से 7 को अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 7.5% ही बचेगा। तो 7.5% की कुल मिला के हानि होगी, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 2 ऑफ 40 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 44 प्लस, एक सेकंड रुकिए, देखिए ये जो आपका है ना, ये साथियों माइनस है। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। आपको बताया मैंने कई बार कि ऑफ लिखा होता है तो ये इसका मतलब गुणा होता है, और गुणा सबसे पहले सॉल्व होता है साथियों भाग से भी। अगर ऑफ के रूप में लिखा हुआ है तो होगा, वरना फिर तो गुणा तो भाग के बाद सॉल्व होता है। तो 40 गुना कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर 44, देखिए 44 प्लस 2 कितने हो जाएंगे साथियों? 46 हो जाएंगे। तो 46 में से 96 जा नहीं सकते, 96 में से 46 जाएंगे, लेकिन जो आएगा वो माइनस का होगा, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 5 जो बचेगा वो माइनस का 50 आ जाएगा, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो कुल मिला के 80 प्लस 50 कितने होते हैं? 130 होते हैं, और 130 कहाँ पर हैं? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। चलिए साथियों
आपसे कहा जा रहा है कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो सकता है ये आपको बताना है। देखिए 33% की छूट पर अगर कोई चीज बेची जा रही है तो मेरे हिसाब से साथियों कितने पर, देखिए वो जो बेची जाएगी वो 67% में बेची जाएगी, है ना। अगर 33% छूट किसी वस्तु पर मिल रही है तो वो 67% में बेची जाएगी। 33% की छूट यानी कि 100 माइनस 33, तो 100 माइनस 33 कितना हो सकता है, 67 हो सकता है। तो 33% की छूट पर बेचने पर 2546 रुपए की बिकती है, यानी कि 67% की वैल्यू कितनी है, 2546 है। तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य भाई साहब 100% हम मानते हैं यहाँ पर, तो 100% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 2546 बटा अगर 67 आ जाए तो ये 1% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से इसको गुणा कर दीजिए, आंसर आपका बहुत आराम से आ जाएगा। अब इसको सातों आप क्या करिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 67 से भाग दीजिए सातों, सबसे पहले इसको तो इस तरीके से हम भाग ले देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 70 है और ये 250 है तो चौक तो ज्यादा हो जाएंगे, तो साथ हम यहां पर तियां रखेंगे, यानी कि 67 तियां कितने हो जाएंगे, 7 तियां आपके 21 हो जाएंगे और 21 हो जाएंगे और 3 छंग 18 और आपका 20 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 3 बचेगा और यहां पर 5 बचेगा। अब ये वाला जो नंबर है 6 जो बचा है वो साथ उतार लीजिए। अब 67 की अगर हम किससे गुणा कराएं कि 536 आ जाए या उसके आसपास आ जाए। 67 की गुणा अगर हम 8 से कराते हैं, है ना, 10 से करा दे तो 670 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 8 से कराइए। 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा, है ना, और 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 53 यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के साथ ये तो 536 पूरा आ गया है, अट्ठे यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको अगर इससे कट करोगे तो 38 आएगा और डबल जीरो ये वाला 100 इसकी गुणा हो जाएगी। तो 3800 रुपए आपका जवाब होगा, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना निकल कर आया, 3800 निकल कर आया, और यही आपके इस क्वेश्चन का जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को देखिए और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल है और पानी है, और अम्ल पानी का अनुपात 4:7 है, यानी कि अगर अम्ल 4x है तो साथों पानी 7x होगा। यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। भाई साहब मिश्रण में अम्ल की मात्रा तो 4x है, तो कुल मिला के 4x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही। तो सबसे पहले x की वैल्यू आप निकालिए, फिर 4 से उसकी गुणा कर दीजिएगा। देखिए मिश्रण में अम्ल कितना है 4x और पानी कितना है 7x से कहा जा रहा है 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 10 लीटर मैंने पानी मिला दिया, 10 लीटर मैंने पानी मिला दिया, और फिर जो इनका अनुपात है वो 8:19 हो जाता है, तो 8:19 हो गया। अब क्या करिए, आप इसको सातों कैलकुलेट करा लीजिए। यहां पर अगर सातों हम लोग बात करें, अब सातों क्या आपको कैलकुलेशन ही कराना है, बाकी और सातों कुछ नहीं आपको यहां पर करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई सातों यहां पर हम लोग करा लेते हैं, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई की अगर बात करें साथों, अब यहाँ पर 19 चौक की अगर बात करें तो 19 चौक 76 होते हैं, यानी कि यहाँ पर तो 76x आ जाएगा। एक सेकेंड कितना आ जाएगा साथों, यहाँ पर अगर बात करें 76x आपका आ गया, और 8 सत्ते की अगर बात करें तो साथों 7 अट्ठे आपके 56 होते हैं, तो 56x आ जाएगा, और यहाँ पर 8 धाम 80 आ जाएगा। तो साथों यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 76 में से आपको 56 को घटा लेना है। 76 में से 56 घटाओगे तो 20 बचेगा, क्योंकि बराबर के उधर 56 है, इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 20x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 80/20 हो जाएगा, कटेगा तो x बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा था कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी। भाई साहब अम्ल की मात्रा 4x है और 4x का मान आपको निकालना है, पहले मैंने आपको बताया था। तो 4 गुणा x यानी कि 4 गुणा 4, तो कुल मिला के 16 लीटर यहां पर साथियों आपका आंसर आ जाएगा। मिश्रण में अम्ल की मात्रा 16 लीटर है, आंसर आपका डी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। चलिए 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह को छोड़ देता है और उसकी जगह पर एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है, और उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की आयु आपसे पूछी जा रही। एक लड़का गया और दूसरा लड़का आया उसकी जगह, तो जो नया लड़का आया उसकी आयु आपसे पूछी जा रही कितनी है। देखिए अगर हम यहां पर बात करें 15 लड़के थे, 15 लड़कों की औसत आयु कितनी थी 24 थी। अगर मैं आपसे पूछूं उन बच्चों की यानी कि 15 के 15 लड़कों की कुल मिला के आयु का योग कितना होगा, तो 24 की गुणा 15 से कराइए। तो 24 की गुणा अगर हम 15 से कराते हैं तो 5 चौक आपका 20, 5 दूना 10 और 12, और यहां पर आ जाएगा 24, यानी कि 0 6 3। तो कुल मिला के 360 उन 15 लड़कों की कुल मिला के आयु का योगफल आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद देखिए
कहा जा रहा है कि एक नया लड़का समूह में शामिल होता है। अच्छा, 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देते हैं, यानी कि कुल मिला के 360 इन लोगों की आयु का योगफल है। इसमें से 13 वर्ष की आयु वाला बच्चा छोड़ देता है, तो जब इसमें से 13 घटाओगे तो 347 बचेगा। यानी कि अब 14 लड़कों की अगर बात करते हैं, 14 लड़कों की आयु का योगफल यहां पर आ गया 347 है। यानी कि अब इसमें एक नया बच्चा शामिल हो जाता है। जब इसमें नया बच्चा शामिल हो जाता है तो कुल मिला के लड़के तो 15 हो जाते हैं और इनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि 24 की जगह अब 25 इनकी आयु का योगफल हो जाता है। तो अब लड़का आ चुका है, पहले अब इसमें लड़का घटा है ना। ये जो है ना, ये 14 लड़कों की आयु का योग है और अब जो निकलेगा ये 15 लड़कों की आयु का योग निकलेगा। इसमें और इसमें फर्क ये होगा कि इसमें नया लड़का जुड़ जाएगा। तो 15 की 25 से गुणा कराइए, 15 की गुणा अगर आप 25 से कराते हैं तो हमें 15 लड़कों की आयु का योगफल पता चल जाएगा। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 3, यानी कि 375 यहां पर आ जाएगा। तो बस सातु ये 15 लड़कों की आयु का योगफल है, ये 14 लड़कों की आयु का योगफल है। 375 में से 347 को घटाएंगे तो आपको जो नया लड़का है उसकी आयु पता चल जाएगी। तो 375 में से 347 को अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? सातु 28 वर्ष आ जाएगा। कुल मिला के नया लड़का जो शामिल हुआ है उसकी आयु 28 वर्ष है और 28 वर्ष आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लास अब आपकी एंड हो चुकी है। एसएससी जीडी के लिए साथियों क्रैश कोर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उस लिंक पर जाकर साथियों जितनी वीडियोस मैंने वहाँ पर डाली हैं जो इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सारी वीडियोज़ एक एक करके साथियों डबल स्पीड में देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, लेकिन उन पूरी प्लेलिस्ट को देख जरूर लीजिएगा, है ना, उस पूरे क्रैश कोर्स को, क्योंकि सभी संभावित क्वेश्चन वहां पर मैंने लिए हैं। तो एक तो काम आप ये कर लीजिएगा, दूसरा काम आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। ये दोनों काम आप लोग कर लेना, ये साथियों क्रैश कोर्स वाला काम आप जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपका एनालिसिस भी तो कराना है और एनालिसिस से पिछली बार भी बच्चों को बहुत फायदा मिला था और इस बार भी बहुत फायदा ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। और अपने मित्रों के साथ साथ तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।